हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे कोशिका मीन्स सेल्स, ठीक है। तो उसमें हम आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोशिका चक्र मीन्स सेल डिवीजन, ठीक है। कोशिका सिद्धांत से, सेल थ्योरी से हमें क्लियर है कि जो कोशिका होती है वो अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से विभाजन के फलस्वरूप विभाजन के पश्चात ही बनती है। जिसे क्लियर है कि सेल डिवीजन होने से ही जो नई कोशिकाएं होती हैं, जो नए न्यू सेल्स होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो सेल थ्योरी से कोशिका के जो सिद्धांत है उससे हमें ये बात तो पता चली कि जो पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन के स्वरूप विभाजन के बाद ही हमें नई कोशिकाएं मिलती हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, उससे विभाजन के बाद उसकी दो संतति कोशिकाएं बनती है, ठीक है। तो उसको उस क्रिया को, ठीक है, दो सेल बनने की क्रिया को, उसकी संतति कोशिका बनने की क्रिया को ही हम कोशिका चक्र में सेल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई सेल है, ठीक है, कोई कोशिका है, उसमें विभाजन हुआ मीन्स कि सेल डिवीजन हुआ। सेल डिवीजन के बाद जो नई कोशिकाएं बनेगी, तो उसकी संतति कोशिकाएं बनेगी, उसके बनने की क्रिया को, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेल डिवीजन, ठीक है। इसे बोलते हैं कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का बनना ही सेल डिवीजन मीन्स कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। ये पूरी क्रिया को, पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन, ठीक है। अब कोशिका विभाजन होने से क्या होता है? कोशिका विभाजन सेल डिवीजन होने से जो जीव होता है, जीवों में, एनिमल्स में क्या होता है, वो ग्रोथ करते हैं, उसमें वृद्धि होता है, विकास होता है, ठीक है। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन होने से क्या होता है, जो जीव होता है उसका वृद्धि होता है, उसका विकास होता है। तो जो कोशिका विभाजन हमारी होती है, सेल डिवीजन होती है, वो हमें 4 प्रकार की 4 टाइप्स को देखने की मिलती है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन के हम टाइप्स देख लेते हैं। यहाँ मैं इसके टाइप्स लिख लेती हूँ। पहला होगा समसूत्री विभाजन, जिसे बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन, जिसे बोलेंगे मियोसिस डिवीजन। थर्ड हमारा हो जाएगा असूत्री विभाजन, जिसे एमाइटोसिस, और फोर्थ हो जाएगा मुक्त कोशिका निर्माण, जिसे बोलेंगे फ्री सेल फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या है? ये प्रकार है, टाइप्स हैं किसके? कोशिका विभाजन के। सेल टाइप्स हैं, सेल डिवीजन के टाइप्स हैं, कोशिका विभाजन के प्रकार हैं ये चारों। तो हमने क्या समझा? हमने सेल के अंदर हम पढ़ रहे हैं, सेल का डिवीजन पढ़ रहे हैं, कोशिका विभाजन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कोशिका विभाजन क्या है? जैसे कि हम उसके क्लियर है कि जो सेल के जो थ्योरी हमने पढ़ा है, कोशिका सिद्धांत जो हमने पढ़ा है, उससे क्लियर है कि जो सेल्स है वो कैसे बनते हैं। सेल्स अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से, कोशिका विभाजन के बाद ही हमें नई कोशिकाएं, नए सेल्स प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। तो कोशिका विभाजन क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है? जब एक कोशिका से दो उसकी संतति कोशिकाओं की बनने की क्रिया, बनने की प्रोसेस को हम बोलेंगे सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन से हमें क्या लाभ है, क्या मिलता है सेल डिवीजन से? तो सेल डिवीजन से हमें जीवों में वृद्धि और विकास देखने को मिलता है, उसमें वृद्धि
तो ये इंपॉर्टेंस थी हमारी सेल डिवीजन की, कोशिका विभाजन की, ठीक है। मतलब कि क्लियर है कोशिका विभाजन में सेल डिवीजन, जो कि उसके थ्योरी से हमें क्लियर है, कोशिका सिद्धांत से क्लियर है कि जो भी कोशिका बनेगी, जो नई कोशिकाओं को निर्माण होगा, जो नई कोशिकाएं बनेंगी, हमें प्राप्त होंगी, जो दिखेंगी, वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ही बनती हैं, ठीक है। अब कोशिका विभाजन क्या है, सेल डिवीजन क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी कोशिका से दो कोशिकाओं का बनना, इस पूरे प्रोसेस को, बनने की क्रिया को, किसी कोशिका से दो कोशिकाओं के निर्माण होने के प्रोसेस को हम बोलेंगे सेल डिवीजन मीन्स कोशिका विभाजन, ठीक है। अब कोशिका विभाजन का मैंने इंपॉर्टेंस भी बताया कि ये जीवों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, इसी से जीवों की वृद्धि होती है, विकास होती है, ठीक है। तो जो सेल डिवीजन है हमारा कोशिका विभाजन है, जिसके मैंने 4 टाइप्स यहाँ पे लिखे हैं, 4 प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। तो उसमें हमारा पहला है समसूत्री विभाजन, जिसे बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन। दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन, जिसे बोलेंगे हम मियोसिस डिवीजन। थर्ड हो गया असूत्री विभाजन, जिसे अमाइटोसिस डिवीजन। और फोर्थ है हमारा मुक्त कोशिका निर्माण, जिसे बोलेंगे फ्री सेल फॉर्मेशन, ठीक है। ऐसे ये 4 टाइप्स है कोशिका विभाजन के, 4 टाइप्स हो गए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने समसूत्री विभाजन से, जिसे बोलेंगे हम माइटोसिस डिवीजन, ओके। तो जो समसूत्री विभाजन है उसे हम बोलते हैं कायिक विभाजन, ठीक है। कायिक विभाजन बोला जाता है समसूत्री विभाजन को। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कायिक विभाजन के प्रोसेस को समझाइए, कायिक विभाजन को समझाइए, तो आप डाउट में नहीं रहेगा या फिर आप सोचिएगा नहीं कि कायिक विभाजन क्या होता है, तो समसूत्री विभाजन को ही कायिक विभाजन बोला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कायिक विभाजन को समझाइए, उसके प्रोसेस को समझाइए, और ऐसा भी आ सकता है कि समसूत्री विभाजन को समझाइए। तो ये दोनों ही एक है, समसूत्री विभाजन, कायिक विभाजन या फिर माइटोसिस डिवीजन। तो समसूत्री विभाजन को कायिक विभाजन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये अपने कायिक अंगों में होने वाला विभाजन है, ठीक है। कायिक अंगों के जो सेल्स हैं, जो कोशिका है, उसमें जो डिवीजन होता है, जो विभाजन होता है, उसे हम बोलते हैं कायिक विभाजन या फिर सेल डिवीजन। अब क्या है, अब जो है समसूत्री विभाजन है, मतलब कि माइटोसिस जो डिवीजन है, उसको सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, इसका पता किसने लगाया, तो जो फ्लेमिंग और स्ट्रॉसबर्गर जो हमारे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले इसका पता लगाया था समसूत्री विभाजन का, कायिक विभाजन का। तो इसके साइंटिस्ट हैं फ्लेमिंग और स्ट्रॉसबर्गर, ठीक है। 1889 to 90 में समसूत्री विभाजन मीन्स की कायिक विभाजन, माइटोसिस डिवीजन की खोज की थी, इसका पता लगाया था, ठीक है। तो जो समसूत्री विभाजन होता है, मतलब इसमें क्या होगा, तो सेल से, कोशिका से उसकी 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो उसमें उसकी संतति कोशिकाओं जो होती है, उसके सेल्स जो होते हैं, उसमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो अपने पेरेंट सेल के बराबर होती है, अपने जनक कोशिकाओं के बराबर ही होती है। उसे हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन मीन्स की माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। क्या हुआ, इसमें कायिक अंगों में हो रहा है, इसलिए कायिक विभाजन बोल रहे हैं। तो इस सेल डिवीजन में, कोशिका विभाजन में क्या होता है, जो कोशिका होती है, कोशिका से उसकी 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, ठीक है। 2 उसकी संतानें बन रही है कोशिका की, ठीक है। तो 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ, तो दोनों कोशिकाओं में जो गुणसूत्र की संख्या होगी वो अपने पेरेंट सेल की, अपने जनक कोशिकाओं के बराबर होती है। अब ये जो सेल डिवीजन होता है, जो माइटोसिस होता है, वो आधे से 3 घंटे में भी पूरा हो सकता है, ठीक है। आधे से 3 घंटे में पूर्ण होने वाली ये जो विभाजन होती है, उसके टाइमिंग होता है, आधे से 3 घंटे में भी पूर्ण हो सकता है। और क्या है, ये जो प्रोसेस है वो ऐसा नहीं कि आधे से 3 घंटे पूर्ण हो गया फिर खत्म, नहीं, ये कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। लगातार निरंतर होने वाला ये डिवीजन है, ये प्रोसेस है जो लगातार कंटिन्यू हमारे बॉडी में होता रहता है। सेल डिवीजन मीन्स की समसूत्री विभाजन, ठीक है। बट एक सेल डिवीजन के
पूर्ण होने की जो टाइमिंग है वो होती है आधे से 3 घंटे, आधे से 3 घंटे होती है एक सेल डिवीजन के कंप्लीट होने की टाइमिंग। बट जो ये प्रोसेस है, जो हमारा सेल डिवीजन है, ये जो माइटोसिस है, वो निरंतर चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है, लगातार होने वाली ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर है कि समसूत्री विभाजन क्या है, कायिक विभाजन क्या है, माइटोसिस डिवीजन क्या है। अब हम देखते हैं कि जो समसूत्री विभाजन है उसको हमारी समझ के लिए, ठीक है, कि हमारे स्टडी को और अधिक अच्छा बनाने के लिए, कि हम अच्छे से ये जो विभाजन है, ये जो डिवीज़न है, उसको हम क्लियरली अपने माइंड में सेट कर ले कि होता क्या है। इसलिए क्लियर करने के लिए, हमारी स्टडी को और अधिक अच्छा बनाने के लिए इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, इस डिवीज़न को होने वाले जो प्रोसेस है उसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड करके देखते हैं, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो इसमें पहला हो जाएगा हमारा केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन बोलेंगे जिसे न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ कार्योकाइनेसिस। ठीक है, दूसरा होगा कोशिका द्रव्य विभाजन। जिसे साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। साइटोकाइनेसिस ऑफ सेल। ठीक है, तो हम कहाँ थे, हम बता रहे थे कि जो माइटोसिस है, जो समसूत्री विभाजन है, उसको अपनी सुविधा अनुसार स्टडी करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए हमें इसको पूरी जो कोशिका होती है उसको 2 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, उसके 2 भाग हमने बना लेते हैं। पहले उसका केंद्रक विभाजन पढ़ेंगे हम, जिसे न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं, कार्योकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो पहले केंद्रक विभाजन को स्टडी करेंगे, उसके बाद जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा जिसे साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, तो कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो ये दोनों क्या होते हैं, सेल डिवीजन। ये पूरा दोनों जो प्रोसेस होता है सेल डिवीजन, पूरा कोशिका विभाजन के पूरे होने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, इसलिए हम 2 भाग में डिवाइड करके स्टडी करेंगे अपनी सुविधा के लिए, जिससे हम इसको क्लियर हो जाए कि विभाजन कैसे हो रहा है। तो स्टार्ट हम करते हैं पहले केंद्रक विभाजन से। ठीक है, केंद्रक विभाजन मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन, कार्योकाइनेसिस से स्टार्ट करते हैं। तो केंद्रक विभाजन से आप क्या समझेंगे, जैसे कोई सेल है, कोई कोशिका है, उसके केंद्रक मतलब कि न्यूक्लियस की जो विभाजन होगा तो 2 संतति, जो कोशिका के लिए 2 संतति केंद्रक बनेंगे। ठीक है, क्लियर है। जो मातृ कोशिका पेरेंट सेल से जो उसके जनक कोशिका है उसका डिवीजन होगा, उसके केंद्रक का विभाजन पढ़ रहे हैं, मतलब केंद्रक का डिवीजन होगा। तो मातृ कोशिका से, जनक कोशिका से, उसके पेरेंट सेल से जब केंद्रक का विभाजन होगा, 2 संतति कोशिकाओं के लिए 2 संतति केंद्रक का निर्माण होना ही केंद्रक विभाजन बोलेंगे, कार्योकाइनेसिस बोलेंगे। ठीक है, तो जो केंद्रक विभाजन के लिए हम उसकी 4 अवस्थाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, 4 अवस्थाओं को, 4 स्टेजेस को पढ़ेंगे केंद्रक विभाजन में न्यूक्लियर डिवीजन के लिए, जिसमें हमारा पहला होगा पूर्वावस्था। पूर्वावस्था को हम बोलते हैं प्रोफेज। ठीक है, उसके बाद होगा मध्यावस्था आएगा, मध्यावस्था को बोलेंगे हम मेटाफेज। मेटाफेज के बाद आएगा पश्चावस्था, जिसको एनाफेज, फिर अंत्यावस्था मतलब टीलोफेज। ये 4 अवस्थाएं, जो उप अवस्थाएं हम पढ़ेंगे वो रहेंगे हमारे केंद्रक विभाजन के लिए, जिसमें केंद्रक का विभाजन होगा और केंद्रक, जो मातृ कोशिका के केंद्रक का विभाजन होने के बाद 2 संतति कोशिकाओं के केंद्रक का निर्माण होगा। ठीक है, अभी जो संतति कोशिकाओं के केंद्रक का निर्माण होगा वो संतति केंद्रक, जो संतति कोशिकाओं के लिए केंद्रक बनाते हैं, केंद्रक होते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए हमें 4 अवस्था जो मैंने आपको बताया उसका स्टडी करना है। ठीक है, तो ये था हमारा केंद्रक विभाजन, कार्योकाइनेसिस। ओके, अब ये इसके बाद क्या होता है, अब इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, अंत्यावस्था बोला जाता है, अंतरावस्था, इंटरफेज। ठीक है, जहाँ पे अंतरावस्था मतलब कि जब
कोशिका के विभाजन की तैयारी शुरू होने लगती है। किसी भी अगर आपको काम करना है, ठीक है, आपको कुछ वर्क करना है तो उसकी आप प्रिपरेशन पहले करेंगे। अगर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो उसके प्रिपरेशन क्या आप उसके एग्जाम के 1 घंटे पहले करेंगे कि उसी टाइम करेंगे प्रिपरेशन? नहीं ना, उसके लिए आपको पहले से स्टडी करना पड़ेगा, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। वैसे ही सेल डिवीजन के लिए, कोशिका विभाजन के लिए क्या होता है, उसकी तैयारी होती है। उसकी तैयारी होती है मतलब कि जो केंद्रक के सक्रिय अवस्था उपापचय की, ठीक है, उसमें मेटाबॉलिज्म की जो सक्रिय अवस्था है वो देखने को मिलती है, एक्टिव फेज देखने को मिलता है, वो होती है अंतरावस्था में, इंटरफेज में, ठीक है। जो सेल डिवीजन का जो इंटरफेज होता है उसमें जो हमारा न्यूक्लियस रहता है उसकी सक्रिय अवस्था होती है, एक्टिव फेज होता है अपापचय की दृष्टि से, मेटाबॉलिज्म के व्यू से देखेंगे तो, और उसमें जो सेल डिवीजन की कोई क्रिया नहीं होती है। जो अंतरावस्था इंटरफेज जो होता है उसमें सेल डिवीजन की कोई क्रिया नहीं होती है। बस ये क्या है, केंद्रक के लिए उपापचय के व्यू से, मेटाबॉलिज्म के व्यू से दृष्टि से वो क्या है, सक्रिय अवस्था है, सक्रिय होते हैं केंद्रक इस टाइम। और इसमें क्या होता है, जो अंतरावस्था इंटरफेस होती है उसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयारियां होती हैं, ठीक है, प्रिपरेशंस होते हैं। तो अंतरावस्था क्या होगा, मतलब कि जैसे कोशिका विभाजन की तैयारी का जो समय है वो यही होगा, अंतरावस्था में, इंटरफेज में होगा। जो भी तैयारी होंगी, प्रिपरेशन होंगे, वो अंतरावस्था इंटरफेज में होंगे। तो जो तैयारी कोशिका विभाजन में होने वाली तैयारी से लेके मातृ कोशिका के विभाजन होने तक, उसके 2 संतति कोशिकाओं के बनने तक जो भी पूरा समय होगा उसको हम बोलेंगे सेल साइकिल या फिर माइटोसिस साइकिल बोलेंगे, ठीक है, माइटोटिक साइकिल या फिर सेल साइकिल बोलेंगे। कैसे, मतलब कि जो प्रिपरेशन कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन के प्रिपरेशन, उसकी तैयारी से लेके जो कोशिका है, मातृ कोशिका है, जो पेरेंट सेल है, उसके विभाजन तक, पूरी विभाजन हो गया, उसकी कुछ 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण हो गया, तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो प्रोसेस होगा उसको माइटोटिक सेल साइकिल बोलेंगे या फिर बोलेंगे सेल साइकिल, ठीक है। तो अब क्या हो गया, केंद्रक विभाजन हमने स्टार्ट किया था, तो न्यूक्लियर डिवीजन मैंने आपको समझा दिया। कार्योकाइनेसिस मतलब कि जो मातृ कोशिका के जो केंद्रक न्यूक्लियस है उसके डिवीजन के बाद उसकी 2 संतति केंद्रक बनेंगे। 2 संतति केंद्रक बनेंगे तो क्या करेंगे, 2 संतति कोशिकाएं जो बनने वाली हैं उसके लिए केंद्रक रहेंगे वो, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस को हम केंद्रक विभाजन, कार्योकाइनेसिस बोल रहे हैं। तो केंद्रक विभाजन उसको 4 अवस्था है आपको जैसे मैंने बता दिया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज को हम इसको स्टडी करेंगे, आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, जो केंद्रक विभाजन की अवस्थाएं हैं, ठीक है। इसके बाद हम अब बात करते हैं कोशिका सेल की, कोशिका विभाजन की। तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे अंतरावस्था से, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा हमारा अंतरावस्था से। अब अंतरावस्था मतलब इंटरफेज, जो मैंने आपको बताया कि आपको सेल डिवीजन करना है तो उसका प्रिपरेशन होगा। कुछ भी काम करोगे तो प्रिपरेशन करते हैं, वैसे सेल डिवीजन का प्रिपरेशन मतलब की तैयारियां यहाँ इस स्टेज में होगी जिसे हम बोलते हैं अंतरावस्था, मीन्स की इंटरफेज, ठीक है। अब क्या होगा कि इंटरफेज में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी विभाजन के लिए कोई क्रिया नहीं होगी, ठीक है। विभाजन की कोई क्रिया नहीं होगी, बस उसकी प्रिपरेशन, उसकी तैयारी होगी। जो विभाजन में आने वाले जैसे कुछ चीज़ होते हैं, जैसे कि आपको मान लो सब्जी बनाने हैं, कुछ वेजिटेबल बनाना है, तो उसके लिए आप उस प्रिपरेशन करेंगे, सब्जी कट करेंगे, धोएंगे, उसके लिए जो मसाले, उसको इंग्रेडिएंट्स हैं उसको तैयारी करेंगे। वैसे ही विभाजन के लिए, जो सेल डिवीजन के लिए जो उसके लिए ज़रूरत चीज़ें हैं, उसका जो तैयारी, प्रिपरेशन वो इस स्टेज में होगी, अंतरावस्था, इंटरफेज में होगी, ठीक है। तो इसमें उससे रिलेटेड तो मैं उसकी विभाजन स्टार्ट नहीं होगा बट उसका प्रिपरेशन होगा। और क्या होगा, ये जो होता है उसमें जो हमारा केंद्रक न्यूक्लियस होता है वो उपापचय के दृष्टि मतलब मेटाबॉलिज्म के जो व्यू से वो क्या होगा, बहुत एक्टिव होगा। तो ये हमारी अंतरावस्था, इंटरफेज का वो होता है। अब क्या होता है, फेज होता है। अब हम बात कर रहे थे कि कोशिका जो विभाजन है, माइटोटिक सेल, जैसे मैंने बता दिया कि जो प्रिपरेशन से लेकर जो उसके कोशिका के निर्माण तक जो पूरा प्रोसेस हो उसको हम क्या बोल रहे हैं, माइटोटिक डिवीजन मतलब कि सेल साइकिल बोल रहे हैं, माइटोटिक साइकिल बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं जो केंद्रक विभाजन है, मतलब कि जो माइटोटिक सेल है, जो कोशिका विभाजन के चरण देखते हैं, स्टेप्स देखते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं
कोशिका विभाजन की अवस्थाएं देखते हैं। कोशिका विभाजन की अवस्थाओं में हम 4 उसकी अवस्थाएं पढ़ेंगे, ठीक है। 4 अवस्थाएं देखेंगे, 4 स्टेजेस, 4 स्टेजेस देखेंगे जो हम सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं उसके। तो इसमें हमारा पहला होगा अंतरावस्था की बात कर रहे हैं, इंटरफेस की बात कर रहे हैं इसमें। तो हमारा इसमें होगा पहले जीवन, जीवन हमारा पहला हो गया। तो जीवन फेज में क्या होता है, जीवन स्टेज में क्या होता है, जीवन फेज में जो आरएनए होगा हमारा, प्रोटीन होगा, उसका संश्लेषण होगा, उसका सिंथेसिस होगा, ठीक है। इस जीवन फेज में क्या होगा, जो पहला स्टेज है तैयारी का, प्रिपरेशन का, उसमें क्या होगा, आपका प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होगा, सिंथेसिस होगा। तो इसमें कोशिका विभाजन का लगभग ना 30 to 50% टाइम लग जाता है, ठीक है। सेल डिवीजन का इसमें 30 to 50% टाइम लग जाता है। और इसमें जो हमारे गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होंगे वो जालिका समान दिखेंगे, जालिका मतलब जालिका टाइप स्ट्रक्चर, उसकी संरचना होगी वो जालिका टाइप्स होंगी। तो जीवन फेज में क्या हो रहा है, जो भी मैं आपको अभी स्टेजेस बताऊंगी, जैसे कि पहला हो गया जीवन, दूसरा हो गया एस, तीसरा हो गया G2 और फोर्थ होगा हमारा M। ये सब कोशिका विभाजन की अवस्थाएं पढ़ेंगे, ठीक है, स्टेजेस पढ़ेंगे। तो जो मैंने यहाँ पे बनाया है G1, S, G2, M, ये चारों क्या है, ये चारों कोशिका साइकिल मतलब कि सेल साइकिल का ये चारों फेज है, उसकी अवस्थाएं हैं, इसका ही हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो ये जो भी स्टेजेस हैं वो किसके हैं, केंद्रक विभाजन के हैं, न्यूक्लियर डिवीजन, कार्योकाइनेसिस के हैं, ठीक है। इसमें हम करेंगे जीवन से स्टार्ट करते हैं। तो जीवन में मतलब कि ये जो भी फेज है उसमें कोशिका वृद्धि के लिए हो रहा है ना, सेल ग्रोथ के लिए हो रहा है, प्रिपरेशन हो रहा है। तो जीवन स्टेज में क्या होगा, जीवन स्टेज में प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होगा, और इसमें जीवन में कितना टाइम लग रहा है, जीवन में सेल साइकिल का 30 to 50% जो टाइमिंग है वो लग रहा है, ठीक है, 30 to 50%। और इसमें जो हमारे क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होंगे वो जालिका समान, उसका स्ट्रक्चर, उसकी संरचना दिखेंगी। अब जीवन हो गया। अब बात करते हैं एस फेज की, एस फेज की बात करते हैं अवस्था की। तो एस फेज में क्या होगा, हमारे जो डीएनए है, डीएनए के लिए जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसका सिंथेसिस होगा, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। और इसमें हमारा 25 to 30% टाइमिंग लगेगा, ठीक है। जो एस फेज होगा उसमें 25 to 30% इसका टाइमिंग होगा, मतलब टाइम लगता है उस फेज में, उस अवस्था में, ठीक है। और क्या होगा उसमें, डीएनए और जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसका संश्लेषण होता है उस फेज में, उस अवस्था में संश्लेषित होते हैं वहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं हम G2 फेज में। तो G2 फेज में क्या होगा, G2 फेज में जो कोशिका विभाजन तो नहीं होता है, पर कोशिका विभाजन के लिए कुछ जो तैयारियाँ होती हैं वो G2 फेज में होती है। यहाँ कोशिका विभाजन का 10 to 20% टाइम लगता है, 10 to 20% टाइम लगता है G2 फेज में, ठीक है, जिसमें कोशिका विभाजन के लिए पूरी तैयारियां होती हैं। तो ये जो जीवन एस और G2 फेज रहेगा वो विभाजनत्राल होगा, ठीक है। केंद्रक के लिए जो कोशिका विभाजन के प्रिपरेशंस होते हैं वो यही होंगे, जीवन एस G2 में, विभाजनत्राल भी बोला जाता है इसे। अब हम बात करते हैं एम फेज की, एम फेज की बात करते हैं। तो एम फेज में क्या होगा, एम फेज में हम कि जो केंद्रक विभाजन के जो मैंने आपको बताया है 4 उप अवस्थाएं जो है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज क्या है, ये एम अवस्था है। एम अवस्था मतलब एम फेज है। एम फेज में हम केंद्रक विभाजन के लिए, न्यूक्लियर डिवीजन के लिए हमें 4 उप अवस्थाओं को स्टडी करेंगे। तो एम फेज में यही आएगा और इसमें 5 to 10% टाइम लगेगा। सेल साइकिल का कितना, 5 to 10% ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये कोशिका विभाजन की अवस्थाएं हैं, उनके स्टेजेस हैं। अब हम
जीवन स्टडी कर लिया कि जीवन में क्या होगा, उसके बाद एस में क्या होगा, ये G2 में क्या होगा। तो ये सब क्या है, अंतरावस्था है। यहाँ तक कि ये जो अंतरावस्था वो क्या है, G1 S और G2 है ना, G1 S और G2 आएगा। मतलब कि अंतरावस्था इंटरफेस मैंने क्या बताया कि इसमें कोशिका विभाजन का कोई भी क्रिया नहीं होगा, कोई प्रोसेस नहीं होगा, ओनली प्रिपरेशन, तैयारियां होगी उसके लिए, ठीक है, इस फेज में। तो उसमें G1 S और G2 आएंगे। उसका मैंने टाइमिंग में बता दिया कितना इतना परसेंट उसमें पूरा कोशिका सेल का टाइमिंग लगता है। तो G1 में मैंने बताया कि इसमें प्रोटीन और RNA का सिंथेसिस होगा, ठीक है, संश्लेषण होगा। एस में मैंने बताया DNA और हिस्टोन प्रोटीन का, ठीक है। और G2 में कोशिका विभाजन से रिलेटेड तैयारियां होंगी, जो भी उसमें लगेगा। उसके बाद M फेज जो आएगा उसमें क्या 5 to 10% टाइम लगेगा। उसमें केंद्रक विभाजन की जो मैंने 4 उपावस्था बताई उसे विभाजन की अवस्था बोलते हैं ना। और G1 S और G2 को बोलेंगे विभाजनत्राल बोलेंगे, ठीक है, वो उस अवस्थाओं को, उन फेजेस को विभाजनत्राल बोलेंगे। और M जो आएगा उसको हम बोलेंगे विभाजन की अवस्था बोलेंगे, ठीक है। और ये तो कोशिका विभाजन की अवस्थाएं हैं। अब हम एम फेज को पढ़ेंगे। एम जो फेज होती है उसको हम स्टडी करते हैं, विभाजन की अवस्थाओं को स्टडी करते हैं। हम देख रहे थे कि जो केंद्रक विभाजन की अवस्थाएं, ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी, जब केंद्रक का विभाजन होगा तब उसकी अवस्थाएं मैंने बताई थी आपको। प्रोफेज, ठीक है, पूर्वावस्था बोलेंगे, मध्यावस्था जिसे मेटाफेज बोलेंगे, पश्चावस्था जिसे हम बोलेंगे एनाफेज, और उसके बाद जो आखिरी की जो अवस्था अंत्यावस्था उसको हम टीलोफेज बोलेंगे। तो ये सब जो अवस्थाएं हैं वो है हमारी केंद्रक विभाजन की अवस्थाएं हैं, वो केंद्रक जो सेल न्यूक्लियर जो डिवीजन है उसकी जो फेजेस हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पूर्वावस्था से। पहला हमारी अवस्था होगी केंद्रक विभाजन के लिए प्रोफेज, ठीक है। हम अब जो मैंने आपको बताया था G1 S G2, ठीक है, ये सब क्या है, विभाजनत्राल है। मतलब कि इसमें प्रिपरेशन होंगी, कोशिका विभाजन की जो तैयारियां होंगी वो होंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो एम फेज होगा, जो केंद्रक विभाजन की अवस्थाओं को दर्शाएगा एम फेज, ठीक है, एम फेज ही होगा, विभाजन की अवस्था होगी वही, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे विभाजन की अवस्था, जो तैयारी होने वाली थी, जो प्रिपरेशन होने वाले थे, उन अवस्थाओं को हमने, उस फेजेस को हमने पढ़ लिया। अब तैयारी होने के बाद हम जाएंगे विभाजन के लिए, तो सेल डिवीजन के लिए। तो सेल डिवीजन के लिए जो अवस्थाएं हैं वो होगी हमारी एम फेज की। तो एम फेज में ये 4 अवस्थाएं होंगी, उनको ही हमें स्टडी करना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोफेज से, पूर्वावस्था से। तो पूर्वावस्था ही सबसे इस एम फेज की ये विभाजन की अवस्थाओं में सबसे प्रमुख अवस्था है, सबसे लंबी अवस्था है, ठीक है। जो प्रोफेज होगा, जो पूर्वावस्था होगी, वो सबसे लंबी और सबसे प्रमुख अवस्था होती है। अब ये जो पूर्वावस्था होगी वो स्टार्ट कब होगा, जब क्रोमोसोम दिखने लगते हैं क्लियरली स्पष्ट रूप से क्रोमोसोम दिखने लगते हैं, तब ये अवस्था स्टार्ट होती है, तब ये अवस्था चालू होती है हमारी पूर्वावस्था की, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें जो कोशिका होती हैं वो, उसमें जो क्रोमोसोम है स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। और क्या होता है, जो केंद्रक का आकार बड़ा होने लगता है, ठीक है, जो केंद्रक का आकार बड़ा होने लगता है और कोशिका गोल होने लगती है। कोशिका अपेक्षाकृत गोल हो जाती है, उसकी संरचना जो स्ट्रक्चर है वो गोल हो जाता है, और जो उसकी जो केंद्रक है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब क्या होता है इसके अंदर, जो आपको देखो ऐसी संरचना दिख रही होगी जालिका टाइप की, वो क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं उसके अंदर के वो संघनन हो जाते हैं, कंडेंसेशन होता है उसमें, ठीक है। वो उसका जो स्ट्रक्चर, उसकी जो संरचना होती है वो ऐसे दिखाई देने लगती है, मतलब कि जालिकावत दिखाई देने लगती है क्रोमोसोम। अब क्या होता है, इसके जो अर्धगुणसूत्र होते हैं इसके, उसके बीच जो जिससे एक दूसरे से वो जुड़े होते, जो अर्धगुणसूत्र के जो गुणसूत्र बिंदु होते हैं, सेंट्रोमियर दिखता है इसमें, ठीक है, जो सेंट्रोमियर है वो दिखने लगता है। अब क्या होता है, ये पूर्वावस्था की स्टेज की जो जैसे जैसे दिखता है वो मैंने आपको बताया इसमें क्या क्या होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो आखिरी जब पूर्वावस्था खत्म होने वाली रहती है, अंत की जो स्टेज रहती है पूर्वावस्था की, उसमें क्या हो जाता है, जो केंद्रिका न्यूक्लियोलस जो होता है ना,
जो केंद्रिका होती है न्यूक्लियर केंद्रक के अंदर, वो क्या होती है, वो लुप्त हो जाती है, वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है। और जो इसका जो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जो कोशिका केंद्रक कला जिसे बोलते हैं, वो भी धीरे धीरे गायब होने लगती है, ठीक है। गायब होने लगती है मतलब कि क्या, जो इसके अंदर के जो क्रोमोसोम है वो सेल कैविटी में रह जाते हैं, कोशिका गुहा में रह जाते हैं, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे हटने लगती है। अब क्या होता है, धीरे धीरे हटने लगती है, तो जो पादप कोशिकाओं में केंद्रक कला जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटने से क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर तरकुत तंतु होता है उसका निर्माण होने का प्रोसेस जारी हो जाता है, वो निर्माण होने की जो स्टेज है वो होने लगती है, ठीक है। तो ये पूरा क्या था हमारा, प्रोफेज पूर्वावस्था। तो हम पढ़ रहे हैं केंद्रक विभाजन की अवस्थाएं, ठीक है, एमफेज पढ़ रहे हैं ये। तो एमफेज में हम स्टार्ट किए प्रोफेज पूर्वावस्था से। पूर्वावस्था एक बार क्लियर कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पूर्वावस्था मतलब कि सबसे लंबी और सबसे प्रमुख अवस्था है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम, ये अवस्था कब जारी होगी, स्टेज जब हमको क्रोमोसोम स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं। अब क्या होता है, जो ये जो कोशिका होती है वो अपेक्षाकृत गोल हो जाती है, कोशिका गोल हो जाती है, सेल गोल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो इसके अंदर जो केंद्रक होता है वो आकार में, साइज में बड़ा हो जाता है, और अधिक बड़ा हो जाता है। अब क्या होता है, इसके अंदर के जो क्रोमोसोम होते हैं वो संघनन हो जाते हैं, कंडेंसेशन होता है उसमें, ठीक है। तो क्या जालिकावत थोड़ा दिखने लगती है। अब क्या है, उसके जो दो गुणसूत्र से, जो गुणसूत्र बिंदु जो क्रोमेटिड होते हैं उससे जुड़े होते हैं। अब धीरे धीरे जब आखिरी आगे अवस्था बढ़ती है, मतलब कि पूर्वावस्था आगे बढ़ती है, तो क्या होता है, अंत की जो पूर्वावस्था प्रोफेज होती है उसमें जो केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी धीरे धीरे हटने लगता है, गायब होने लगता है। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, कोशिका गुहा में पड़े हो जाते हैं, मतलब कि सेल कैविटी में रह जाते हैं। इसके साथ ही जो न्यूक्लियोलस रहता है वो भी लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इसके साथ ही क्या होती है, पादप कोशिका में जो तरकुत तंतु जो फिंडल फाइबर्स होते हैं उनका निर्माण होता है। केंद्रक की कला जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के हट जाने से उसके कोशिका द्रव्य के द्वारा जो उसके तरकुत तंतु स्पिंडल फाइबर होते हैं उनका निर्माण होने लगता है। और जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो जेल से बने होते हैं, ठीक है। जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो किससे बने होते हैं, जेल से बने होते हैं, जेल व प्रोटीन के बने होते हैं, जेल व प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये हमारी अवस्था थी पूर्वावस्था, मतलब कि प्रोफेज। अब आगे बढ़ते हैं, कोशिका विभाजन की अवस्था आगे बढ़ती है, तो हम पहुंचते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज में मतलब कि मध्यावस्था में पहुंचते हैं। अब क्या हुआ था, मध्यावस्था में जो वैज्ञानिकों ने क्या हुआ, इसे और स्पष्ट रूप से पढ़ने के लिए, क्लियरली हमें इसे समझाने के लिए इसे दो भाग में डिवाइड कर लिया, अर्ली मेटाफेज और लेट मेटाफेज, ठीक है, जिसे बोलते हैं प्री मेटाफेज बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि जो मेटाफेज मध्यावस्था जो होगी ना, उसकी जो पूर्वावस्था होगी उसको प्री मेटाफेज बोलेंगे, और वास्तविक मध्यावस्था, ठीक है। मतलब कि मैंने बताया कि मेटाफेज जो मध्यावस्था है उसको हम दो भाग में, वैज्ञानिकों ने इसे और अच्छे से क्लियर समझाने के लिए इसे दो अवस्थाओं में पढ़ेंगे हम इसको। पहला हमारा होगा प्री मेटाफेज, जिसे बोलेंगे पूर्व मध्यावस्था, और दूसरा होगा हमारा वास्तविक मध्यावस्था, ठीक है। तो पूर्व मध्यावस्था में जैसे मैंने बताया कि जब केंद्रक कला जो पूर्वावस्था के अंत में जब केंद्रक कला जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के हटने से क्या हो रहा था, तरकुत तंतु का निर्माण हो रहा था, और क्या बन रहे थे, स्पिंडल फाइबर बन रहे थे। तो इस जब पहला अवस्था जो पूर्व जो मध्यावस्था है, प्री मेटाफेज है, उसमें क्या होगा, जो तर्क तंतु स्पिंडल फाइबर उसका निर्माण हो गया पूरा। अब ये जो तर्क तंतु है वो क्या करते हैं, गुणसूत्र तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इसके जो तंतु हैं, इसके जो फाइबर्स हैं तर्क तंतु के, स्पिंडल फाइबर जो है वो हमारे क्रोमोसोम तक पहुंचने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो होता है हमारे जो पूर्व मध्यावस्था है, मतलब प्री मेटाफेज है, वहाँ होता है। अब आगे हम देख रहे थे कि दूसरा हमारा है वास्तविक मध्यावस्था। तो वास्तविक मध्यावस्था में क्या होता है, देखो डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें अर्ली मेटाफेज में हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, इसमें जो तर्क तंतु है वो आगे जाके जो उसके गुणसूत्र बिंदु तक जुड़ जाते हैं, ठीक है। उसके मतलब कि जो
जहाँ दो क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े हैं ना, उसको बोलते हैं, उसको गुणसूत्र बिंदु, बिंदु को होता है उसको सेंट्रोमियर, ठीक है। वहाँ तक पहुँच जाते हैं तंतु, स्पिंडल फाइबर्स पहुँच जाते हैं। अब क्या होता है, इन ये जो बीच में, ठीक है, ये आपको बीच में अरेंज दिख रहा होगा ना, ये जो बीच में अरेंज दिख रहा होगा ना, मतलब कि जो क्रोमेटिड्स हमारे गुणसूत्र जो होते हैं वो ऐसे भूमध्य रेखी लिनियर हो जाते हैं, बीच में ऐसे अरेंज हो जाते हैं। तो इस अवस्था को ही हम जब कोशिका विभाजन का जब स्टडी करते हैं तो इस अवस्था को सबसे स्पष्ट रूप से क्रोमेटिड्स का अध्ययन करने के स्टडी करने के लिए ये जो मेटाफेज की जो अवस्था होती है, जो स्टेज होता है, जो फेज होता है, इसी का हम स्टडी करते हैं जब हमको इसके बारे में अच्छे से स्पष्ट रूप से जब हमको पढ़ना होता है, जानना होता है, तो यह अवस्था बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है, जानने के लिए, पढ़ने के लिए। तो इसमें क्या होता है, जो तर्कतंतु जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो आके क्या होते हैं, अब जुड़ जाते हैं गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर से। अब क्या होता है, ये ऐसे ना बीच में लीनियर भूमध्य रेखीय जो होते हैं ना, वो बीच में एकदम सब जो गुणसूत्र है लीनियर एकदम अरेंज हो जाते हैं। इससे क्या होता है, जो गुणसूत्र बिंदु होता है उसका फिर विखंडन चालू हो जाता है, गुणसूत्र बिंदु का बीच में विखंडन चालू होता है, जो वास्तविक मध्यावस्था, जो लेट मेटाफेज में, ठीक है। तो गुणसूत्र जो है उसका विखंडन, बिंदु का, क्रोमेटिड का विखंडन होने लगता है, जैसे गुणसूत्र का द्विगुणन होता है, विखंडन होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, जो इसमें नई क्रोमेटिड्स बनने लगते हैं, ठीक है। इसे अलग से जिसे डॉटर क्रोमोसोम बोलते हैं ना, वो बनने लगते हैं। क्या है, अपने ध्रुवों की ओर उसे खींचने लगते हैं। अब स्पिंडल फाइबर आके गुणसूत्र बिंदु में जुड़ गए, मतलब कि उसके सेंट्रोमियर से जुड़ गए, उसके बाद क्या हो रहा है, वो एक दूसरे को क्या बोलते हैं, विखंडन हो गया उसमें, ठीक है, विखंडन होने लगता है, गुणसूत्र का द्विगुणन होने लगता है। तो ये होता है लेट मेटाफेज में। अब ये प्रोसेस जो कोशिका विभाजन का है, सेल डिवीजन का है, वो आगे बढ़ता है। अब हम पहुंचते हैं टीलोफेज में, टीलोफेज को बोलते हैं, सॉरी, अब हम पहुंचेंगे एनाफेज में। एनाफेज को हम बोलते हैं पश्चावस्था, ठीक है। अब मेटाफेज के बाद ये सब प्रोसेस हुआ, क्लियर हुआ मेटाफेज, मध्यावस्था में क्या क्या प्रोसेस होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एनाफेज में। एनाफेज मतलब कि पश्चावस्था में। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स जो इसके गुणसूत्र बिंदु क्रोमेटिड से आके जुड़ गए थे, ठीक है, तो क्या हो करते हैं, वो अपने अपने ध्रुवों की ओर उस क्रोमेटिड्स को खींचने लगते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो क्रोमेटिड होता है जिसमें द्विगुणन हो गया, विखंडन होने से जो डॉटर क्रोमोसोम बनते हैं, उसके डॉटर यहाँ पे क्रोमोसोम दिख रहा होगा, ठीक है, ये दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो जो गुणसूत्र होते हैं ना, उसके अर्ध गुणसूत्र जो क्रोमेटिड्स को इस फेज में, जो मेटाफेज को जो लास्ट जो फेज रहता है, उसमें उसको एक पूरा क्रोमोसोम माना जाता है। जब वो क्रोमेटिड्स को एक अर्ध गुणसूत्र को एक पूरा क्रोमोसोम माना जाता है, ठीक है। उसके बाद एनाफेज में क्या हुआ, डॉटर क्रोमोसोम हो गए, मतलब कि जो स्पिंडल फाइबर है, तरकुत तंतु है, वो क्या किए, अब इसके जो गुणसूत्र बिंदु का विखंडन हो गया, मतलब सेंट्रोमियर का विखंडन हो गया, ठीक है, मतलब इसका क्रोमोसोम का द्विगुणन हो गया। तो क्या होता है, अब डॉटर क्रोमोसोम बन गए, डॉटर क्रोमोसोम बन गए, मतलब कि अब क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर उसको अलग अलग अपनी अपनी ध्रुवों की ओर देखो खींचने का कोशिश कर रहे हैं। ये देखो, ये जो डॉटर क्रोमोसोम को ये स्पिंडल फाइबर अपनी ओर खींच रहा है, ये अपनी ओर खींच रहा है, मतलब कि दोनों विपरीत ध्रुवों में गति करने लगते हैं, अपने अलग अलग जगह जाने लगते हैं। अभी ये क्यों होता है, ये विद्युतीय जो विकर्षण के कारण पैदा होता है। वो उन लोग के जो क्रोमोसोम है उनके बीच विकर्षण पैदा हो जाता है, विद्युतीय विकर्षण, इलेक्ट्रिकल रिपल्शन बोलते हैं, जिसके कारण ये अलग अलग ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं, अलग अलग ध्रुवों में चले जाते हैं, डॉटर सेल्स, ठीक है, डॉटर क्रोमोसोम्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ तक जो एनाफेज था इस अवस्था में यहीं तक काम होता है, ये प्रोसेस यहीं पर होता है, ठीक है। मतलब कि इसमें डॉटर क्रोमोसोम बने, जो उसके स्पिंडल फाइबर क्या काम कर रहे हैं, इसको अपनी अपनी अलग अलग ध्रुवों की ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पोलर्स में, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, वो अलग अलग अपने अपने ध्रुवों में जा रहे हैं। अब क्या है, ये जो एनाफेज है उसको सबसे शॉर्टली ड्यूरेशन रहता है, ये हमारे एम फेज का, ये कोशिका विभाजन का सबसे छोटा अवधि रहता है, ये एनाफेज का, पश्चावस्था का। अब कोशिका विभाजन और आगे बढ़ता है, सेल डिवीजन। अब हम पहुंचते हैं टीलोफेज में। टीलोफेज में क्या हो रहा है, मतलब कि सबसे अंत्यावस्था मतलब अंतिम अवस्था। इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो इसको अपनी अपनी ओर खींच लिए,
ठीक है। जो डॉटर क्रोमोसोम जो बने थे उसको अपने अपने और खींच लिए, उन लोग के बीच विकर्षण हो गया, विकर्षण होने के कारण एक दूसरे से दूर भागने लगे, दूर जाने लगे, ठीक है। आकर्षण है ही नहीं तो विकर्षण हो गया, दूर जाने लगे, अपने अपने विपरीत विपरीत ध्रुवों में चले गए, अपने अपने स्पिंडल फाइबर के पास चले गए। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, जब आगे आगे बढ़ता है टीलोफेज, तब क्या होता है, जो केंद्रक कला जो हमारे पूर्वावस्था में जो लुप्त हो गई थी, गायब हो गई थी, ठीक है, तो जो उसका निर्माण होने लगता है। केंद्रक कला का मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण होने लगता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण होने लगता है, उसके बाद क्या होता है, जो न्यूक्लियोलस बनने लगता है, न्यूक्लियोलस केंद्रिका का भी निर्माण हो जाता है, केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है, न्यूक्लियोलस बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो धीरे धीरे जो तर्कतंतु स्पिंडल फाइबर जो बने थे हमारे वो गायब होने लगते हैं, वो लुप्त होने लगते हैं, ठीक है। और क्या होता है, और जो इसमें जो विपरीत ध्रुव की ओर चले गए थे हमारे जो डॉटर क्रोमोसोम, वो वहाँ पे संघनित हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि इसके जो केंद्रक है, जो हमारे मात्र कोशिका के जो केंद्रक थे वो डिवाइड हो गए, दो संतति केंद्रक बना लिए, तो वो विपरीत ध्रुवों में जाके उनका संघनन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ता है, मतलब कि वो आपस में उनके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है। आपको ये डायग्राम में शो हो रहा होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मतलब कि केंद्रक कला बन जाते हैं, जिसमें वो समेट के रह जाते हैं जो हमारे डॉटर क्रोमोसोम जो बने थे। और धीरे धीरे देखो स्पिंडल जो फाइबर है, देखो इसमें दिख रहा है कि नहीं, वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, उसकी न्यूक्लियोलस बन गया, और साथ ही दो अलग अलग एक केंद्रक से दो संतति केंद्रक का निर्माण हो गया, देखो, ठीक है। तो लास्ट के जो अर्ली टीलोफेज मतलब कि लेट टीलोफेज तक क्या होता है, दो अलग अलग संतति केंद्रक का निर्माण हो जाता है, उसकी केंद्रक कला जो आपस उसको कवर कर लेती है, उसमें अलग अलग न्यूक्लियोलस बन जाता है। तो ये जो प्रोसेस है केंद्रक के विभाजन का, वो यहीं पे लास्ट होता है, जो लेट टीलोफेज तक, ठीक है। ये मैंने एक तो रॉ डायग्राम बनाया, इसे आप अच्छे से क्लियरली बनाइएगा, जिससे आपको एक एक फेज को समझाने में, शो करने में आसानी हो, ठीक है, इजी हो, और आप अच्छे से इसे शो कर पाएँ। तो ये जो लेट टीलोफेज था वहाँ तक क्लियर हो गया। तो मैं आपको बता रही थी कि जो कोशिका विभाजन में जो केंद्रक, सबसे पहले केंद्रक विभाजन पढ़ रहे हैं, मतलब कार्योकाइनेसिस पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने ये जो पूरा प्रोसेस है वो एम फेज का आएगा। एम फेज मतलब कि विभाजन की अवस्था होगी। इस विभाजन की अवस्था में सिर्फ और सिर्फ केंद्रक का विभाजन होगा, ठीक है, न्यूक्लियस का ही डिवीजन होगा। तो न्यूक्लियस का डिवीजन में हमने प्रोफेज पूर्वावस्था में जो जो स्टेप्स होंगे वो हमने क्लियर किए। उसके बाद मध्यावस्था आएगा, मेटाफेज आएगा, उसमें हमने दो अवस्थाएं पढ़ी हैं, ठीक है, उसको भी क्लियर हो गया, उसमें क्या क्या होगा। उसके बाद हम एनाफेज देख रहे हैं, पश्चावस्था, उसमें क्या होगा। फिर लास्ट में जब हमारा टीलोफेज आएगा, अंत्यावस्था, जो केंद्रक विभाजन की सबसे अंतिम सबसे लास्ट अवस्था होगी, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जो मात्र कोशिका के जो केंद्रक का जो विभाजन चालू हुआ था वो क्या होगा, उसमें अंत में दो संतति केंद्रक का इसमें निर्माण हो जाता है। साथ ही उसके चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है, उसका खुद का न्यूक्लियोलस बन जाता है। तो मात्र कोशिका से उसके केंद्रक के बनने तक, संतति केंद्रक तक की पूरा केंद्रक विभाजन की अवस्थाएं हैं, जो लास्ट लेट टीलोफेज में खत्म हो जाती है। इसके बाद हम इसके आगे हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस, जिसे कोशिका द्रव्य विभाजन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक का जो हमारा चार अवस्था हमने क्लियर कर लिया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये केंद्रक विभाजन की अवस्थाएं थी, जो मैंने डायग्राम के मीडिएटर से आपको शो किया है, माध्यम से आपको शो किया है कि ऐसी ऐसी अवस्थाएं होंगी, इस फेज में ऐसी ऐसी जो प्रोसेस होती, क्रिया होती है, वो हमें देखने को मिलती है। और केंद्रक विभाजन मतलब कि लास्ट में क्या हुआ, दो केंद्रक बन गए, दो संतति केंद्रक बन गए, ठीक है। तो यहाँ तक जो केंद्रक विभाजन की अवस्था है वो पूरी हो गई। अब आगे हम इसके पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य का विभाजन। केंद्रक विभाजन हो गया, उसके बाद हमारा दूसरा हो जाएगा, यही हम लिख लेते हैं, दूसरा साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है,
हमारा पहला था केंद्रक का विभाजन, ठीक है। केंद्रक का विभाजन मतलब कि कार्योकाइनेसिस, तो इतना हमने जो भी पढ़ा है वो कार्योकाइनेसिस का था, ठीक है, केंद्रक विभाजन तक का था। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, मतलब कि अब कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, जिसे हम बोल सकते हैं साइटोकाइनेसिस, मतलब कि साइटोप्लाज्म का जो विभाजन, ठीक है, साइटोप्लाज्म का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब हमारी लास्ट हमने कहाँ तक पढ़ा था कि जो लेट टेलोफेज है, ठीक है, जो लास्ट की अंतिम अवस्था, उसमें क्या हुआ, दो अपने अपने केंद्रक बन गए, संतति केंद्रक, ठीक है। तो अब जब मात्र कोशिका के केंद्रक से, मात्र केंद्रक से जब दो संतति केंद्रक बन जाते हैं, उसके बाद उनके कोशिका द्रव्य, ये जो कोशिका द्रव्य है ना, उनका भी विभाजन चालू हो जाता है। उसके बाद विभाजित होके दो अलग अलग कोशिका बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स को छोड़कर, मतलब कि प्रोकैरियोटिक कोशिका को छोड़कर जो सभी पादप कोशिकाएं होती हैं, उसमें जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है वो एक पट्टिका, कोशिका की पट्टिका द्वारा होता है, जैसे सेल पैलेट बोलते हैं, ठीक है, सेल प्लेट बोलते हैं, ठीक है। कोशिका की पट्टिका द्वारा होता है, सेल प्लेट द्वारा होता है। सब प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स को छोड़कर जितनी भी पादप की कोशिकाएं हैं, ठीक है, जो प्लांट सेल्स हैं, उसमें जो हमारा साइटोकाइनेसिस होगा, कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होगा, वो क्या होगा, उसमें कोशिका विभाजन कैसा होगा, उसमें कोशिका की पट्टिका बन जाती है, ठीक है, सेल प्लेट बन जाता है, उसके द्वारा होगा। अब ये सेल प्लेट कैसे बनता है, जब वो हमारे सेल्यूलेज या फिर कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है, कैल्शियम पैक्टेट और सेल्यूलेज, ठीक है, सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज और कैल्शियम पैक्टेट के कण हैं, वो ये दोनों जो केंद्रक जो बन जाए उसके बीच में जमा होने लगते हैं। ये कण क्या होते हैं, बीच में जमा होने लगते हैं। तो इसका निर्माण कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ER जो है, वो इसका प्रोडक्शन करता है, ठीक है, किसका, कैल्शियम पैक्टेट का और सेल्यूलोज का। तो इसके जो कण होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बीच में जमा होने लगते हैं। अब जमा होने लगते हैं तो बीच में इन लोग पट्टिका बना देते हैं, धीरे धीरे कण जमा हो जाते हैं। ये कण क्या करते हैं, पट्टिका बना देते हैं, मतलब कि सेल प्लेट बना देते हैं। सेल प्लेट बना देते हैं मतलब कि ये जो हमारे जो केंद्रक, जो दो संतति केंद्रक बन गए थे, उसके बीच एक कॉमन वॉल बना देते हैं, ठीक है, कॉमन सामान्य दीवार जिसे बोल सकते हैं, कॉमन वॉल बना देते हैं, जिससे क्या हुआ, ये दो भाग में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसका एक ठोक रॉ डायग्राम मैं यहाँ बना लेती हूँ, जैसे कि है, ये दो संतति हमारे केंद्रक बन गए थे। दो संतति केंद्रक के बाद हमारा कोशिका द्रव्य जो है उसका विभाजन चालू हुआ, मतलब साइटोकाइनेसिस हुआ। तो यहाँ पे कैल्शियम पैक्टेट और सेल्यूलोज के कण जम गए, तो इन लोग कॉमन वॉल बना लिए, जिसको बोलते हैं हम लोग इसको सेल प्लेट, ठीक है। ये प्रोसेस है, इसका बना लिए। उसके बाद इसका कॉमन वॉल बना लिए, फिर धीरे से क्या होता है, इसका डिवीजन हो जाता है। तो ये अपने अलग ही दो संतति कोशिका इससे बन जाती है, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन में क्या हुआ, जब दो संतति केंद्रक का निर्माण हो गया, वो अपनी अपने अलग अलग दिशा में चले गए। फिर साइटोकाइनेसिस, हमारा कोशिका द्रव्य का विभाजन चालू हुआ, जिसमें क्या हुआ, हमारे मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल्स को छोड़कर जो पादप कोशिका होती है, उसमें जो कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, वो किसके द्वारा होता है, जब कोशिका पट्टी के निर्माण के द्वारा होता है, जिसे सेल प्लेट बोलते हैं। तो ये सेल प्लेट कैसे बनते हैं, जब कैल्शियम पैक्टेट और जो क्या बताया मैंने, कैल्शियम पैक्टेट एंड सेल्यूलोज, ठीक है, कैल्शियम पैक्टेट और सेल्यूलोज के कण क्या होते हैं, जो एंडोप्लाज्म ER से प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे यहाँ पे जम जाते हैं। उसके कण जम जाने से ये दोनों को एक कॉमन वॉल दे देते हैं, तो दोनों ही अलग होने लगते हैं, ठीक है। फिर इसकी कोशिका अलग बन गई, इसकी कोशिका अलग बन गई, तो दोनों के अलग अलग कोशिका भित्ति बन जाती है, सेल वॉल बन जाता है। तो दोनों कोशिका लास्ट में इससे क्या हुआ, दो संतति कोशिकाओं का निर्माण हो गया। मतलब कि हमारा जो माइटोटिक सेल साइकिल था, जिसको हमने पढ़ा था, मतलब कि प्रिपरेशन से लेके लास्ट एंडिंग तक, मतलब कि पूरा केंद्रक विभाजन भी हो गया, जैसे कार्योकाइनेसिस हो गया, फिर साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य का विभाजन हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गया, और लास्ट में हमें दो संतति कोशिकाएं प्राप्त हो गई। तो यहाँ तक हमारा पूरा सेल डिवीजन, जो समसूत्री विभाजन था, वो यहाँ तक का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है।
ये था हमारा पूरा प्रोसेस समसूत्री विभाजन का, माइटोसिस का। अब हम देखते हैं कि जो समसूत्री विभाजन से क्या महत्व है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो समसूत्री विभाजन का, माइटोसिस का इम्पोर्टेंस है कि ये कायिक अंगों में होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है, ठीक है। और इससे शारीरिक वृद्धि होती है, वृद्धि, ऊतक की वृद्धि, टिश्यू की वृद्धि, टिश्यू ग्रोथ, शारीरिक वृद्धि और ऊतक वृद्धि होती है, उसके कायिक अंगों में होती है, मतलब कायिक कोशिकाओं में होती है। और जो ये सेल्स होते हैं, जो इसकी जो मातृ कोशिका, जो संतति कोशिका जो बनती है, वो अपने जनक के समान ही होते हैं, जनक के समान ही दिखते हैं। उनकी संरचना जो होती है अपने पेरेंट सेल के जैसी होती है। और जो ये सेल्स होते हैं उसमें जो गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो भी अपने जनक के गुणसूत्र की संख्या के बराबर ही होगी। और क्या होता है, जो जनक, जो पेरेंट सेल्स है उससे 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितनी? 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ये समसूत्री विभाजन में, माइटोसिस में जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, ठीक है, मतलब कि जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। और क्या होगा, इस विभाजन के कारण जो आनुवांशिक समानता है, ठीक है, शुद्धता है, जो आनुवांशिक रूप से जो शुद्धता है, समानता है, वो बनी रहती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको समसूत्री विभाजन के महत्व को बताते हैं, इंपॉर्टेंस बताते हैं माइटोसिस के, ठीक है। तो ठीक है, जो जितने भी हमने ये टॉपिक्स देखे, जितने भी हमने बातें की, वो थे हमारे समसूत्री विभाजन से रिलेटेड, जो माइटोसिस से रिलेटेड जो हमारा होता है कोशिका विभाजन का एक प्रकार, सेल डिवीजन का एक प्रकार, जिसमें हमने केंद्रक विभाजन से लेके उसके कोशिका द्रव्य के विभाजन तक पढ़ा, जिससे हमें 2 संतति सेल्स, जो 2 संतति कोशिका प्राप्त हो गई, ठीक है। तो कोशिका सेल के, मतलब कि जो सेल डिवीजन का हमारा एक प्रकार जो था समसूत्री विभाजन का, माइटोसिस का, वो हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट इसके आगे हम क्लास में, लेक्चर में देखेंगे मियोसिस, मतलब कि अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, थैंक यू।